जो सबसे पहला चैप्टर हमारा बायो में आता है वो है सेल डिवीजन और स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। सो चलो लेट्स स्टार्ट इट। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन्स का एक ब्लॉक है। ये हो गया क्रोमैटिन। क्रोमैटिन पाया कहाँ जाता है? क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन और क्रोमैटिन थ्रेड्स और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम होता है। राइबोसोम निकल के प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिल करके। ये जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन में डीएनए होता है 40%, हिस्टोन होता है 60%। सबसे पहला बार जो क्रोमोसोम्स का टर्म आया था उसे दिया गया था वाल्टर फ्लेमिंग्स के द्वारा। वाल्टर फ्लेमिंग्स ने पहला बार इसे टर्म दिया था। उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर को पहला बार स्टडी किया था रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड इसका स्ट्रक्चर को दिखाया है वैटसन एंड क्रिक ने। फिर उसके बाद डीएनए होता क्या है? डीएनए को कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल। अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं, न्यूक्लियोसोम एंड न्यूक्लियोटाइड। हम सबसे पहले देखेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोसोम आएगा। न्यूक्लियोसोम जो होगा उसके अंदर आएगा हिस्टोन, ऑक्टामर मॉलिक्यूल एंड डीएनए। ये सब कोइल होके हिस्टोन ये न्यूक्लियोसोम बनाएगा। हिस्टोन प्लस डीएनए विल मेक न्यूक्लियोसोम। यहाँ तक न्यूक्लियोसोम हो गया। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। उसे कहते हैं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट। ये तीनों हो गया उसका कंपोनेंट्स। तो जो बैकबोन होता है न्यूक्लियोटाइड का वो फॉस्फेट होता है। उसके बाद जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये 4 टाइप्स का होता है डीएनए में। और राइबोसोम जब आता है तो उसमें उसमें भी 4 टाइप्स का होता है, बट अगर इन टोटल मिले तो 5 टाइप्स का होता है। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो डिवाइडेड है एडेनाइन, गिबरेनाइन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जो यूरेसिल हो गया, यूरेसिल राइबोसोम में फाउंड होगा और उसमें राइबोसोम में थाइमीन नहीं होगा। और जो ये जो डीएनए है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा। एडेनाइन थाइमीन के साथ पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, और जो ग्वेनाइन साइटोसिन के साथ पेयर करता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ पेयर करता है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स भी समझ में आ गए। हिस्टोन प्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियोसोम फॉर्म करने में मदद करता है। न्यूक्लियोटाइड फॉर्म किसके किसके साथ होता है? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस like adenine, guanine, thymine and cytosine in DNA and uracil in ribosome। अब पूरे क्रोनोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहले जो डीएनए होता है, डीएनए हिस्टोन के साथ कंबाइन करके न्यूक्लियोसोम फॉर्म किया। न्यूक्लियोसोम कॉइल हुआ, सुपर कॉइल हुआ, फिर वो क्रोमैटिन फाइबर बन गया। क्रोमैटिन फाइबर ने क्रोमोसोम तैयार किया और वो क्रोमोसोम सेल डिवीज़न में बांट लेगा। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को ध्यान देते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो 2 क्रोमैटिड्स से बना होता है। जो 2 क्रोमैटिड्स होता है दोनों का अटैचिंग का जो पॉइंट होता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। अब बात आता है कि ये जीन्स क्या होता है। जीन्स जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर फीचर एक बॉडी का रिप्रेजेंट करता है। जीन्स को हम लोग यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी इसीलिए कहते हैं। फिर सेंट्रोमियर का काम क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम में वो सर्व करता है अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर की मदद से अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम करता है सेल डिवीजन के समय। और जो सेंट्रोमियर होता है वो डिटैच करने में मदद करता है। सेंट्रोमियर पे ही अगर जो स्पिंडल फाइबर है उसको खींचा जाए तो वो स्प्लिट होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स। फिर सेल डिवीज़न का नीड क्या होता है? सेल डिवीज़न का नीड होता है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ यानी कि बॉडी का ग्रोथ के लिए। फिर
क्या होता है रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट यानी कि जैसे कि रेड ब्लड सेल ख़त्म हुए तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर जो रिपेयर हो गया, रिपेयर में अगर हमारे बॉडी को कुछ इंजरी हो जाता है उसे रिपेयर किया जा सकता है। रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होगा, तो ये हो गया मियोसिस। रिप्रोडक्शन इज मियोसिस, मियोसिस से होता है रिप्रोडक्शन। और फिर जो ग्रोथ हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, रिपेयर हो गया, ये सब माइटोसिस का फंक्शन है। अब टर्म आता है सेल डिवीज़न। होता क्या है? सेल डिवीज़न एक साइकिल है जिसमें हर एक सेल को जाना होता है। अब वो सेल का चॉइस है उसको जाना है या नहीं जाना है, ये इसका द्वार सबके लिए खुला होता है। जो सेल साइकिल होता है उसमें जो सेल का डिवीज़न है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, तो उस ऑर्गेनाइज्ड वे को जानते हैं। सबसे पहले आता है इंटरफेज। इंटरफेज यानी कि रेस्टिंग फेज। ये कहने में तो इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, बट ये वैसा रेस्टिंग फेज है नहीं। इंटरफेज 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज एंड सेकेंड ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज जो हो गया उसमें क्या होगा, आरएनए और सम प्रोटीन्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो सिंथेसिस फेज होगा उसमें डीएनए बनेगा। और जो सेकंड ग्रोथ फेज होगा उसमें आरएनए और प्रोटीन्स वापस से बनने लगेगा। सेकंड फेज में क्रोमोसोम्स भी कुछ कुछ डुप्लीकेट होगा, क्योंकि डीएनए बनेगा तो फिर ऑफ कोर्स सी बात है कि क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट होगा। हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का ये डीएनए होता है। फिर उसके बाद आता है डीएनए बनता कैसे है। डीएनए बनने का प्रोसेस हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं, तो इसे हटा सकते हैं। फिर उसके बाद सेल साइकिल एंडलेसली जा सकता है। यस, एंडलेसली जा सकता है। अगर वो एंडलेसली गया तो कैंसर हो सकता है। कैंसर होने के बाद कैंसर का ट्रीटमेंट रेडियो एक्टिव पार्टिकल से किया जा सकता है, मगर कैंसर भी बहुत तरीके का होता है, वो अभी सिलेबस में है नहीं। फिर उसके बाद सेल साइकिल जाता तो है एक लिमिटेड वे पर। अगर कुछ म्यूटेशन है, कुछ चेंजेस है उस ऑर्गेनिज्म में, तभी वो अनकंट्रोल्ड वे में होता है। कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तब ऐसा अनकंट्रोल्ड वे में होता है। अब आते हैं माइटोसिस और मियोसिस पे। माइटोसिस को डिटेल में पढ़ना है, मियोसिस को डिटेल में नहीं पढ़ना है। माइटोसिस में क्या होता है, 4 फेज होता है। सबसे पहला फेज को प्रोफेज कहते हैं, दूसरा फेज मेटाफेज, तीसरा फेज एनाफेज, चौथा फेज टीलोफेज। इसको याद कर सकते हैं प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट से, एक ट्रिक हो गया। फिर उसके बाद जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस होने लगते हैं, आपको दिखने लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियरिंग दिखता है। प्रोफेज में ही स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स दोनों एंड पे चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होते हैं, मतलब उसमें एब्सेंट होते हैं, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स काम करते हैं और वे स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करते हैं। और फिर उसके बाद आता है सेकंड फेज, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का जो क्रोमैटिड होता है वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से, और एक इक्वेटोरियल प्लेट पे यानी कि बीच वाले प्लेट पे वो गैदर हो जाते हैं, सारे अरेंज हो जाते हैं। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, वो स्प्लिट हो जाता है। कंडेंस जो स्पिंडल फाइबर से, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वे स्प्लिट हो जाता है। अब ये अर्लियर एनाफेज हो गया। जो जैसा ये बोल रहा हूँ, ये दोनों एनाफेज ये एनिमल और प्लांट सेल सबके लिए सेम ही होगा। फिर उसके बाद आता है टेलोफेज, लास्ट फेज। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में जो साइटोप्लाज्म है वो एक फरो का शेप ले लेता है, और फिर न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होने लगता है। फरो का शेप एनिमल सेल में लेता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, ये टेलोफेज में पता चलेगा। उसके बाद जब प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल प्लेट फॉर्मेशन टाइप का दिखेगा। और उसके बाद ये कैरियोकाइनेसिस ख़त्म हो गया, कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं होगा, वो जो फरो है एनिमल सेल में वो डीप होते जाएगा और दोनों एनिमल सेल को डिवाइड कर देगा। उसके बाद जो सेल प्लेट है वो भी डिवाइड कर देगा दोनों प्लांट सेल को। ये हो गया साइटोकाइनेसिस। फिर उसके बाद आता है डिफ्रेंशिएट, दोनों में क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में इस प्रोसेस के दौरान
इस प्रोसेस के दौरान ये देखा जाएगा कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं है, सेंट्रोजोम नहीं है, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से बनाते हैं। और फिर ये हो जाएगा कि जो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है वो होता है फरो फॉर्मेशन से, और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन से। और जो एनिमल सेल में होता है वो पेरीफरी टू सेंटर, पेरीफरी यानी कि एंड, अंत से सेंटर तक जाता है वो फरो। और प्लांट सेल में सेंटर टू पेरीफरी, सेंटर टू पेरीफरी मतलब बीच से बाहर तक जाता है। माइटोसिस होने के समय बॉडी में एक चेंज आ सकता है जिसको कहते हैं म्यूटेशन। ये म्यूटेशन कैसे आएगा? म्यूटेशन आएगा जब सेल डिवीजन हो जाता है तो उस समय म्यूटेशन आ सकता है। एग्जाम्पल ये हो जाएगा जैसे कि किसी ही ह्यूमन का जो माउथ है, माउथ का दोनों लिप्स सटा हुआ नहीं है, मतलब वो बीच से डिवाइडेड है, तो ये हो जाएगा एक म्यूटेशन का एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आता है मियोसिस। मियोसिस जो होता है, मियोसिस प्रोड्यूस करता है न्यू गैमीट्स को, यानी कि न्यू ऑर्गेनिजम्स को। तो जो मियोसिस होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि मियोसिस दोनों में होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होता है। तो दोनों के जो जीन्स है वो उस चाइल्ड में जाए, उसीलिए ये सेपरेट होता है। मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है सब में हाफ हो जाता है, और जो माइटोसिस होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है दोनों डॉटर सेल्स में। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। 4 डॉटर सेल्स में से चारों के पास 23 23 23 23 क्रोमोसोम होगा। फिर दोनों के बीच में मिक्सचर होगा, दोनों क्रोमोसोम मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जब मिलेगा तो मिक्सड अप होगा एक पॉइंट पर, उसे कहेंगे खाइस्मा, जो कि एक प्लूरल वर्ड है, खाइस्मेटा सिंगुलर वर्ड है। और इस फिनोमेना को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, और जो वो क्रोमोसोम बन जाएंगे, वो दोनों जो क्रोमोसोम हो जाएंगे जिसके बीच में ये हो रहा है, उसे बोलेंगे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस। Mitosis occurs in vegetative cell and meiosis occurs in reproductive cells. Mitosis is for growth, replacement and repair, while meiosis is for gamete formation. फिर यहाँ पर जो माइटोसिस होता है उसमें 2 डॉटर सेल्स, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर इज सेम, यानी कि डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n जैसा पेरेंट में रहेगा वैसा डॉटर में रहेगा। और जब मियोसिस होता है उसमें हैप्लॉइड होता है, यानी कि हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये था पहला चैप्टर का रिवीजन।